हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, मैं यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मिलेगा आपको लगातार हिस्ट्री की क्लास, और एक क्लास आपको डेली 9 बजे रात को मिलने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को फटाफट अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। आपके ऑप्शन है जाति आधारित समाज, व्यवस्थित शहरी जीवन, देहाती खेती या प्रकृति की शक्तियों की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी, आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इस सभ्यता में मकान, यदि आपसे पूछ लिया जाए किससे बने होते थे तो ईंटों से बने होते थे। इस सभ्यता में शहरी जीवन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इस सभ्यता में जल निकासी के अच्छे प्रबंध किए गए थे, ठीक है। कृषि और पशुपालन यहाँ पर किया जाता था। इस सभ्यता में आपको अनाज भंडार की काफी अच्छी व्यवस्था थी दोस्तों। इसी सभ्यता में आपको मुहर भी देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर नेक्स्ट कर लेते हैं। किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। नटराज की, नरसिम्हा की, नर्तकी की मूर्ति या बुद्ध की मूर्ति, आंसर कीजिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और यह नर्तकी की मूर्ति नृत्य करती हुई बालिका के रूप में है, ठीक है। किससे बने हैं तो ये कांसे से बना हुआ है। किससे बना हुआ है तो ये कांसे से बना हुआ है, ठीक है। और कहां से मिला हुआ है तो ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। कहां से मिला हुआ है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट कर लीजिए। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में से खोजा जा सकता है। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है, यानी भारतीय संगीत का उद्गम कहां से हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सामवेद से हुआ है। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद से हुआ है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि वेद कितने हैं। वेदों की संख्या जो है 4 है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद है, ठीक है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्लियर। और सामवेद में ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद और यजुर्वेद के ही मंत्र का संकलन किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है तो याद रखिएगा सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से योग के प्रणेता कौन थे? योग के प्रणेता कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, तो याद रखिएगा कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के कौन थे? न्याय दर्शन के गौतम ऋषि थे। वैशेषिक दर्शन सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद थे। ठीक है, मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वादरायण थे। ठीक है, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और नोट करते चलिएगा इसको। नेक्स्ट है महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? वैशेषिक कनाद है। ठीक है, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि। ठीक है, तो सांख्य दर्शन, तो गौतम का संबंध किससे है दोस्तों? तो न्याय दर्शन से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बता चुका हूं, कपिल मुनि थे। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा, लोहा, सोना या चांदी? तो वैदिक लोगों द्वारा तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य जो है तांबा, कांसा और सोने के धातु से परिचित थे। किससे परिचित थे? तांबा, कांसा और सोने से परिचित थे। क्लियर। वैदिक काल में इस्तेमाल की जाने वाली जो धातुएं थी, तांबा, कांसा, सोना के अलावा टीन का भी इस्तेमाल किया जाता था और सीसा, चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो। हड़प्पा सभ्यता के युग था कांस्य युग, लौह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन थे? हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, ठीक है, वनावली, रंगपुर, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक थे। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोज की गई थी। ठीक है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्लियर। कब की थी? 1921 में की थी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? कल्हन। कल्हन ने राजतरंगिणी लिखी है। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, ठीक है, किनकी रचना है? तो कल्हन की रचना है, जो कश्मीर के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, मैत्रेय की बात कर लिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो कहा जाता है कि बुद्ध का जब फिर से अवतार होगा वो मैत्रेय के रूप में होगा। पाणिनि की बात कर लिया जाए तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। कालिदास की यहां पर बात कर लिया जाए, ठीक है, कालिदास तो ये रघुवंशम के रचनाकार है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन थे? तो ये पाणिनि थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि एक व्याकरणविद थे। अष्टाध्यायी जो है, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र, तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ठीक है, पंचतंत्र नीति पर आधारित जो है, नीति पर आधारित पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, और इसकी रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। ठीक है, विष्णु शर्मा एक संस्कृत के लेखक थे। विष्णु शर्मा संस्कृत के लेखक थे। नेक्स्ट कर लीजिए, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली थी? बोध गया। ठीक है, बोध गया में तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में अंतिम सांस ली थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहां है? तो ये नेपाल में है। ठीक है, और भगवान बुद्ध अंतिम सांस ली थी कब? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी इसका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, और कुशीनगर में। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? ठीक है, यहां पर बिंबिसार की बात कर लिया जाए तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिंबिसार था। बिंबिसार था। ठीक है, इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। अजातशत्रु था, और इसी ने बिंबिसार की यहां पर हत्या कर देता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर से अजातशत्रु की हत्या कौन कर देता है? अजातशत्रु का पुत्र उदयन कर देता है। उदयन कर देता है। इसीलिए हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से किसे जाना जाता है, तो हर एक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर अजातशत्रु की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इनका शासनकाल कब से कब तक होता है? 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है, अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और इसी के काल में पहली बौद्ध संगति हुई थी। पहली बौद्ध संगति इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं।
मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? शातवाहन वंश, कण्व वंश, शुंग वंश या नंद वंश? मौर्य वंश के बाद। देखिए यहां पर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हर्यक वंश देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हर्यक वंश देखने को मिलता है। इसके बाद शिशु नाग वंश देखने को मिलता है। शिशु नाग वंश देखने को मिलता है। इसके बाद नंद वंश देखने को मिलता है। इसके बाद मौर्य वंश। इसके बाद शुंग वंश देखने को मिलता है। शुंग वंश के बाद कण्व वंश। ठीक है, और कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का मगध पर शासन रहा था। यदि आपसे पूछ लिया जाए शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 185 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, किसकी हत्या करके? मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसे लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, सर एडविन अर्नाल्ड, सर एडविन अर्नाल्ड ने बुद्ध की जीवनी लिखी थी। ठीक है, और इस बुक का नाम क्या था? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तीर्थंकर। ठीक है, शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म? आसान सा सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तीर्थंकर शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तीर्थंकर का मतलब क्या है? सर्वोच्च उपदेशक। तीर्थंकर का क्या अर्थ है? सर्वोच्च उपदेशक। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ठीक है, कौन थे? ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूं दोस्तों। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और इन्हीं का निर्माण जो है झारखंड के गिरिडीह में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। ठीक है, पारसनाथ में हुआ था। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर थे। क्लियर? चलिए दोस्तों, हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो हिस्ट्री की डेली रात को 9 बजे आएगी, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।